जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। अचानक से न्यूज क्लिक के पत्रकारों को किया गया छापेमारी के बाद गिरफ्तार, जिसके बाद अभिसार शर्मा की ओर से छूटने के बाद फिर से बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। दोस्तों बताएंगे वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कुछ कहना है और इस पर गोदी पत्रकार काफी खुश हो रहे हैं। दोस्तों साथ साथ विपक्ष की ओर से भी टिप्पणी की गई है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ जिस महिला का चेहरा दिखाकर बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू कर रहे थे, उस महिला ने ही बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री के योजनाओं का जबरदस्त डर देखने को मिला। दोस्तों बताएंगे क्या बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के जगह जगह फूके गए हैं पुतले, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। साथ साथ दोस्तों बिहार के जातीय जनगणना को रुकवाने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की गई है। वहीं पर राजस्थान के अंदर क्या होने वाला है बड़ा खेला। कांग्रेस पार्टी के कई बार के विधायक ने वसुंधरा राजे का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में कन्हैया कुमार को लेकर मीडिया में गलत जानकारी देने के मामले पर गोदी पत्रकारों पर कांग्रेस पार्टी ने लीगल एक्शन लिया है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के विधायक मामन खान को मिल गई है अंतरिम जमानत, बताएंगे कोर्ट ने क्या कहकर जमानत दिया है। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी रिश्तेदार पार्टी यानी बीआरएस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद, उल्टा बीजेपी ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया है, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर भी बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े पर आगे बढ़ने वाला है इंडिया गठबंधन। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी सरकार से सवाल पूछे जाने के कारण किया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घर पर मंगलवार सुबह दिल्ली की पुलिस अचानक से पहुंच गई और छापेमारी करने लगी। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने यह नया मामला सामने आया, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक न्यूज क्लिक से संबंधित 30 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत ये केस दर्ज किया था। साल 2009 से शुरू हुई न्यूज क्लिक को सरकार की आलोचना करने के लिए भी जाना जाता है। कुछ समय पहले इस पोर्टल ने चीन से फंडिंग लेने के आरोप को खारिज किया था, लेकिन बाद में ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि इस छापेमारी के दौरान जो पत्रकार प्रभावित हुए हैं उसमें वेबसाइट के संपादक प्रबीर पुरकायस, पत्रकार अभिसार शर्मा, ओनिदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह और व्यंग्यकार संजय राजोरा और इतिहासकार सोहेल हाशमी भी शामिल है। इनमें से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया है। दोस्तों कई सारी तस्वीरें सामने आई है जिसमें पत्रकार उर्मिलेश भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरीके की खबर सामने आने के बाद मीडिया की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। अभिसार शर्मा ने खुद बताया है कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर पहुंचकर छापेमारी की है, उनका लैपटॉप और फोन छीना गया है। इसके बाद उन्होंने पूरे दिन की कार्रवाई के बाद शाम को ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली की स्पेशल पुलिस के ओर से मेरे घर पर आकर छानबीन की गई, छापेमारी की गई, मेरे से सवाल पूछे गए, मैंने सभी का जवाब दिया है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इसी तरीके से सरकार में बैठे लोगों से सत्ता से सवाल पूछता रहूंगा। जो लोग छोटे से सवालों से भी डरते हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा और किसी कीमत पर अपना पैर पीछे नहीं खींचूंगा। अभिसार शर्मा की ओर से की गई इस टिप्पणी पर सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी जिंदाबाद लिखकर उनका अभिवादन किया है और इसी के साथ में शिवराज सिंह चौहान, जो लाडली बहना योजना के माध्यम से बीजेपी विरोध में चल रही लहर को अपने पक्ष में बदलने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब लाडली बहना योजना भी बीजेपी के काम नहीं आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को अपनी बेटी के जन्म पर 11,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि को 2 किस्त में दिया जाता है। पहली किस्त में 5,000 रुपए जन्म के समय और दूसरी किस्त में 6,000 रुपए 18 वर्ष पूरा होने के बाद। इस तरीके की योजना को लेकर बीजेपी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे और योजना में प्रचार प्रसार के लिए जो बैनर पोस्टर का इस्तेमाल किया गया था उसमें जिस महिला की तस्वीर दिखाई जा रही थी, अब वो महिला भोपाल के अंदर प्रोटेस्ट करती नजर आई है। दोस्तों उनका वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जानकारी दी है कि शिवराज के खिलाफ धरने पर बैठी लाडली बहना पोस्टर वुमेन। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की पोल खुद योजना की पोस्टर गर्ल किरण पटेल ने खोल दी है। वे अपनी मांगों को लेकर भोपाल में धरने पर बैठी हुई है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेताओं के बयान में राजस्थान के अंदर एक डर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का कोई भी नेता खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अशोक गहलोत को लेकर राज्य में एक पॉजिटिव रवैया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह कि हाल फिलहाल के अंदर जो पिछले 1.5 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने योजनाएं लागू की है, जनता काफी खुश है। चाहे वो मिनिमम गारंटी इनकम बिल हो या फिर राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ बिल हो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लागू करने का मामला हो या फिर 100 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का वादा पूरा करने का मामला हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा 250 रुपए हर सिलेंडर पर सब्सिडी देने का मामला हो। राजस्थान
राजस्थान में फ्री स्मार्टफोन स्कीम हो, ये सारी स्कीमें हैं जिसके कारण राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को लेकर एक सत्ता समर्थित लहर देखने को मिल रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे और भाषण में उन्होंने कहा कि आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जो आनन फानन में घोषणाएं कर रही है, हम इन घोषणाओं को बंद नहीं करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद भी हम इस योजनाओं को आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता रोहन गुप्ता ने कहा कि फंस गए मोदी जी, यानी दोस्तों बीजेपी के लोग खुलकर योजनाओं का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जनता के बीच में ये योजनाएं पहुंच गई हैं, लोकप्रिय हो गई हैं और अगर बीजेपी हिम्मत जुटाकर इस योजना का विरोध करेगी या किसी भी योजना का विरोध करेगी तो उनको नुकसान होगा, ये बात तो तय है। साथ साथ दोस्तों 3 अक्टूबर यानी बीते दिन लखीमपुर घटना के 2 साल पूरे हो गए हैं। 3 अक्टूबर 2021 को 8 लोगों पर थार गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जैसा कि वीडियो में देखा गया था, जिसमें 4 किसान थे और 4 अन्य लोग थे। ऐसे में दोस्तों इस मामले पर आशीष मिश्रा टेनी यानी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 9 अक्टूबर को उसको गिरफ्तार किया गया, बाद में जेल भेजा गया, लेकिन 15 अगस्त 2022 को आशीष मिश्रा टेनी को जेल से रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, जिस पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। और अब 3 अक्टूबर के दिन लखीमपुर खीरी में हुए केस मामले को लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला पंजाब में फूका है। आम आदमी पार्टी के विधायक उगोके के घर के बाहर डायरेक्ट बिजली कनेक्शन का वीडियो भी किसानों ने शेयर करते बताया है कि कैसे बिजली चोरी की जा रही है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं का जमकर विरोध लगातार किसान कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले पर अभी भी न्याय की मांग किसानों की ओर से की जा रही है क्योंकि न्याय सुनिश्चित करने में काफी देरी हो रही है और एक बड़ा कारण यह है कि 2 साल बीत जाने के बावजूद 201 गवाहों में से केवल 4 की गवाही ली गई है। यानी इतना स्लो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जिस पर कई सारे सवाल खड़े होना पूरी तरीके से तय है। साथ साथ दोस्तों महाराज को चुनौती देते हुए कभी महाराज के करीबी नेता गोपाल सिंह चौहान नजर आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने कहा कि कांग्रेस के पंजे की वजह से हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, किसी राजा या महाराजा की वजह से, चमचागिरी करने की वजह से हम जनसेवक नहीं बने हैं। यानी खुलेआम उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सिंधिया ने जब कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार को गिरवाया था और उसके बाद उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर गोपाल सिंह चौहान चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर हम चुनाव जीते हैं, किसी राजा महाराजा की कृपा के कारण चुनाव नहीं जीते हैं। उनकी ओर से की गई इस टिप्पणी पर अब देखते हैं महाराज की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है। साथ साथ दोस्तों बिहार में जातीय जनगणना का डेटा रिलीज होने से कई लोगों को तकलीफ नजर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचा है। 6 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। आंकड़ों पर सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिस दौरान बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे, सीएम सचिवालय में मौजूद रहे जहां ये बैठक बुलाई गई। 9 पार्टी के लोग मौजूद थे। डिटेल में सारी जानकारी दी गई है। साथ साथ दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी के विधायक ने जनसभा में छू लिए वसुंधरा राजे के पैर तो राजस्थान के अंदर अब एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। राजस्थान में मंगलवार को एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक ने भीड़ के बीच आगे बढ़कर बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पैर छू लिए। इस दौरान वसुंधरा राजे ने विधायक से कहा कि आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। ये घटनाक्रम बाड़मेर में आयोजित एक कार्यक्रम में देखने को मिला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि दिवंगत तन सिंह चौहान स्मृति के आयोजित कार्यक्रम में बाड़मेर के अंदर 3 बार के कांग्रेस पार्टी के विधायक मेवाराम जैन वसुंधरा राजे सिंधिया के पैर छूते दिखाई दिए हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं और 3 बार के विधायक भी रहे हैं, वसुंधरा राजे को सम्मान दे रहे हैं। तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में लगातार करीबियां बढ़ती जा रही है क्योंकि बीजेपी तो वसुंधरा राजे का लगातार अपमान कर रही है। वसुंधरा राजे के पैर छुए तो उन्होंने माइक अपने हाथ में ले लिया और कहा कि मीडिया वालों को मेरी आवाज सुननी चाहिए। यह एक सामाजिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में क्षत्रिय समुदाय को जोड़ने का काम हो रहा है। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि तन सिंह चौहान एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को साथ लेकर चलते थे। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके की तस्वीरें सामने आने के बाद राजस्थान की राजनीति में चर्चाएं तो बहुत तेज है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तस्वीरें भी दिखाई दी थी जिसमें वसुंधरा राजे को कहीं न कहीं अपमानित किया जा रहा था। साथ साथ बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी के नेताओं को नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि अब पूरे देश के अंदर ओबीसी राजनीति तेज हो जाएगी जिसके कारण बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को गहरी चोट पहुंचेगी और यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी अब खुद छत्तीसगढ़ के अंदर एक ऐसी टिप्पणी करते नजर आए जिससे ये पता चल चुका है कि बीजेपी को कितनी ज्यादा तकलीफ महसूस हुई है। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदर रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक वाली मांग को लेकर पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनमोहन जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का पहला हक है। तो क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ भी धोखा करना चाहती है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या है उसी हिसाब से उसे हक मिले। तो देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? कांग्रेस के हिसाब से अब देश के हिंदू अपना हक उसी अनुपात में ले क्या? इस तरह तो देश के संसाधनों पर पहला हक देश के हिंदुओं का है। कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है ताकि उनको बर्बाद किया जा सके। यानी प्रधानमंत्री के बयान से
से ये बातें स्पष्ट हो गई है कि वो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद काफी ज्यादा राजनीतिक रूप से भयभीत नजर आ रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता मनमोहन सिंह पर आरोप लगा रहे कि उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि देश के अंदर संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। यानी बीजेपी के लोग ओबीसी एससी एसटी समाज के हकों को लेकर होने वाली बातों से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक की बात हो रही है तो बीजेपी के लोग इसे डिबेट का मुद्दा समझ रहे हैं। शायद यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुराना बयान याद दिलवाया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर अंबाला के लोकसभा सीट पर अब उपचुनाव नहीं होगा, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ही यहाँ पर वोट डलवाए जाएंगे। साथ साथ अमीश देवगन जो अपने आप को बड़ा पत्रकार बताते हैं, विवेक अग्निहोत्री के साथ और उनकी वाइफ के साथ एक कार्यक्रम करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, जिस दौरान कन्हैया कुमार की तस्वीर दिखाते हुए दावा करते हैं कि कन्हैया कुमार ने एंटी नेशनल स्लोगन जेएनयू में लगाए थे। दरअसल दोस्तों ये कभी प्रूव नहीं हुआ है कि कन्हैया कुमार ने ऐसे कोई नारे लगाए थे, बल्कि जिस न्यूज चैनल ने इस तरीके के नारे दिखाए थे उनके वीडियो को डॉक्टर्ड बताया गया था, यानी मैनिपुलेशन वीडियो में की गई थी। इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई जारी है। अभी तक कोर्ट की ओर से कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आए हैं। इसके बावजूद अमीश देवगन की ओर से जो दावा किया गया है इसका विरोध करते हुए अब कानूनी लेटर थमाया गया है अमीश देवगन और न्यूज 18 इंडिया को। यानी कांग्रेस पार्टी भी करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी विधायक मामन खान को मिल गई है अंतरिम जमानत। 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल दोस्तों नूह में हुई हिंसा के मामले को लेकर गिरफ्तारी की गई थी। नगीना थाने में दर्ज मुकदमा 137, 148, 149 और 150 में मामन खान से पूछताछ की गई थी। 2 मुकदमे में बीते शनिवार को उनको जमानत मिल गई है। बाकी 2 मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुबह 11:30 बजे दोनों पक्षों के वकील ने कोर्ट में पहुंचकर आधे घंटे तक बहस की, जिसके बाद जमानत दे दी गई है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया है तेलंगाना के अंदर कि बीआरएस पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने के लिए भाजपा से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि बीआरएस पार्टी चाहती थी कि बीजेपी 2021 का ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद बीजेपी बीआरएस से गठबंधन कर ले। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी के बाद ये बात तो तय हो गई है कि शायद बीआरएस पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि एक और उनका एआईएमआईएम के साथ गठबंधन है और दूसरी ओर वो बीजेपी से भी संपर्क साध रहे हैं। अब तेलंगाना की जनता को तय करना है कि असली विचारधारा पर अडिग रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी और बीआरएस के गठबंधन के चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी से पहले ही राहुल गांधी ने बीआरएस पार्टी की डेफिनेशन देते हुए कहा था कि बीआरएस का मतलब है बीजेपी रिश्तेदार पार्टी। साथ साथ यूपी की सियासत में जातीय पिच पर चुनाव को लाने की तैयारी में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जुट गई है। समाजवादी पार्टी अपने पुराने नारे पर लौटी है, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी वाले नारे को लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी बिहार में जो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाकर मैदान में उतरेगी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के हालात को ज्यादा अंतर नहीं है। कहा जा सकता है कि एक ही तरीके के आंकड़े होंगे, थोड़े 1-8% का आगे पीछे हो सकता है। तो एक आंकड़ा, एक आभास तो समाजवादी पार्टी को भी लग गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके के आंकड़े होंगे और यही बड़ा कारण है कि अब ओबीसी राजनीति को और ज्यादा प्रखर करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए गठबंधन की बातें कर रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करके राज्य के अंदर समीकरण पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने भी स्टैंड लेते हुए कहा कि छापे हारती हुई बीजेपी की निशानी है, ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदार खबरनवीसों पर बीजेपी हुक्मरानों ने हमेशा डाले छापे, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये भी तो कोई छापे। साथ साथ दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर पंजाब कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। खैरा को गलत तरीके से गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाते हुए डीजीपी ऑफिस के बाहर घेराव करने के लिए पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से रोका गया है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के अंदर भी अब जातीय जनगणना की मांग काफी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल पार्टी के नेत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कहा है कि पूरे देश भर के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के लोग इसे स्वीकार अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। अपने गठबंधन के लोग भी अब खुलकर ये मांगे कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों 1 महीने में ही वादे से पलटी शिवराज सरकार। अतिथि शिक्षकों को 2 दिन में कार्य मुक्त करने का निर्देश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि सभी संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया जा रहा है कि जिन विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों की पद स्थापना हो चुकी है, ऐसे विद्यालय के अंदर अतिथि शिक्षकों से ऑनलाइन बिल जनरेट कर 2 दिनों के अंदर कार्य मुक्त करे। ऐसा न किए जाने पर भविष्य में ऐसे मामले सामने आने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी जिन लोगों को नौकरी दी गई थी उन्हें नौकरी से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया है। साथ साथ दोस्तों मुंबई की 8 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की नजर है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे खुद मैदान में उतर सकते
हैं। उद्धव ठाकरे ने पिछले कुछ दिनों से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सलाह और मशवरा देने के लिए बैठकों में बुलाया है। इसी क्रम में मंगलवार को उन्होंने मुंबई उत्तर पूर्व और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से पदाधिकारियों से मुलाकात की है। 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर अविभाजित शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। उसने मुंबई की 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम सीटों पर उनको जीत मिली थी। इसके अलावा कल्याण, ठाणे, पालघर के अंदर भी वो चुनाव जीते थे। अब एकनाथ शिंदे के अलग हो जाने के बाद कई सारे सीटों पर समीकरण बदलेंगे, लेकिन ये बात है कि उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के अंदर कई क्षेत्रों में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है दोस्तों। और खुद अगर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ेंगे तो मुंबई उत्तर की सीट उनके लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसके आसपास के इलाकों में भी फर्क पड़ने वाला है। वहीं पर संजीव बालियान बीजेपी के सांसद ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 2 अलग हिस्सों में बांटना चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास काफी तेज गति से होगा। और अब संजीव बालियान के बयान का समर्थन यूपी के नेता ओपी राजभर ने किया है। उन्होंने कहा कि यूपी को 4 भागों में बांटा जाना चाहिए ताकि सही से विकास हो पाए, सबका भला हो पाए। वहीं पर देवेगौड़ा बोले, कहा नीतीश ने जेडीएस का जेडीयू में विलय करने कहा, वे जनता फ्रीडम फ्रंट बनाना चाहते थे। इंडिया में शामिल होने का प्रपोजल भी उन्होंने दिया था। जनता दल सेकुलर के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि 4 महीने पहले बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड में उनकी पार्टी जेडीएस पार्टी का विलय करवाना चाहते थे। हालांकि देवेगौड़ा नीतीश कुमार के इन दोनों ही प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेडीएस ने पिछले दिनों बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। दरअसल दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने न्यूज इंटरव्यू में दावा किया है कि जनता फ्रीडम फ्रंट बनाने की बात चल रही थी। इस प्रपोजल पर बातचीत लगातार की जा रही थी। नीतीश कुमार के प्रपोजल को हालांकि ठुकरा दिया गया। देवेगौड़ा ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे मनाने के लिए अपने पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं को भेजा था। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको आगे बढ़ने का मन है तो आप दूसरी पार्टी से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को लेकर फिर से कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। अडानी मोदी लिखकर जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वेन डायग्राम का, उसमें 20,000 करोड़ रुपए लिखते हुए पूछा है कि किसके ये पैसे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से इसी तरीके का ट्वीट किया गया था। न्यूज क्लिक और कांग्रेस पार्टी के कॉमन इंटरसेक्शन में चाइना दिखाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से करारा जवाब दिया है। साथ साथ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती हाल फिलहाल में बयान देते हुए कह रही थी कि उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, जिसके बाद कयास लगाए जाते कि मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार को लेकर उन्होंने कई सारी टिप्पणियां की थी। और ऐसे में अब अपना बचाव करते उन्होंने दावा किया है कि मीडिया में खबरें चल रही है कि वो चुनाव लड़ेंगी, इससे मुझे बहुत दिक्कत है एवं शर्मिंदगी भी है, क्योंकि ये सच नहीं है। उमा भारती ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो खबरें चलाई जा रही है ये गलत है। साथ साथ उनका दावा है कि केंद्रीय मंत्री एवं सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारना, इस निर्णय का हम अभिनंदन करते हैं। यह सभी नाम अपने अपने क्षेत्र के अंदर ऐसी लहर पैदा करेंगे जिससे पूरे प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राजनीतिक लाभ होगा। उन्होंने आगे लिखा कि मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र सद्भावना ये लिखता है कि मैं मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, जो पूरी तरीके से गलत है। साथ साथ दोस्तों, बिहार में पर्सनल हुई जातीय जनगणना की सियासी जंग, बीजेपी के नेता ने तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। यानी जब बीजेपी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अब तेजस्वी यादव की जाति को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी पत्नी के धर्म को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, चाइनीज कंपनी ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में भी कई करोड़ रुपए दिए, जिसमें जियोमी ने 10 करोड़ रुपए, हुआवे ने 7 करोड़ रुपए, वन प्लस ने 1 करोड़ रुपए, ओप्पो ने 1 करोड़ और टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए दिए थे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चाइनीज कंपनी से पैसा मिलने के बाद इन पैसों को कहां खर्च किया गया है। आरटीआई में जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री केयर्स फंड के बारे में डिटेल में जानकारी देने से किनारा कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला पहुंच चुका था। दोस्तों, साथ साथ कांग्रेस पार्टी प्रद्योत किशोर मानी को यानी तिपरा पार्टी के नेता को अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है। तिपरा मोथा पार्टी ने हाल फिलहाल में अलग से चुनाव लड़ा था, जिसके कारण उनको अच्छा खासा सपोर्ट भी मिला था। कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है, तो उनकी वापसी के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। कांग्रेस पार्टी उनको प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार है, अगर वो अपनी पार्टी तिपरा मोथा पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करा दे तो। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भी अब जातीय जनगणना कराने को लेकर इशारा मिल रहा है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने भी राज्य में इसी तरीके के जाति आधारित सर्वेक्षण अभ्यास का संकेत दिया है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बिहार सरकार की जातीय जनगणना के आंकड़ों और इसकी प्रमाणिकता की जांच करेंगे। उनकी सरकार महाराष्ट्र में भी इसी तरीके की कवायद करने के लिए सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि हम बिहार सरकार के आंकड़ों की जांच करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। अगर ये प्रमाणिकता के साथ सामने आता है तो हम लोग भी आगे की ओर बढ़ सकते हैं। साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना से ही दलितों और पिछड़ों को मिलेगा वाजिब हक। मायावती की ओर से भी कहीं न कहीं बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन किया गया है और पूरे देश में इसी तरीके की जनगणना की मांग की गई है। साथ साथ मणिपुर में मैतेई छात्रों के हत्या आरोपियों की रिहाई के लिए कुकी जोमी समूहों का अनिश्चितकालीन बंद है। दोस्तों, दरअसल इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूरा चांदपुर जिले के अंदर अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद की घोषणा की है। केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा 2 छात्रों
छात्रों की हत्या के संबंध में की गई गिरफ्तारी को लेकर बंद का ऐलान किया गया है। साथ साथ मणिपुर भाजपा ने जातीय हिंसा को लेकर पार्टी के अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए कहा है कि जनता बीजेपी सरकार से नाराज है। देखते हैं बीजेपी अब भी अपने सरकार चलाने में फेल हो चुके मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर से केवल जनता को भटकाने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लोगों ने बताया TNX न्यूज पर लगभग 87,000 लोगों ने वोट किए, जिसमें मोदी को 5% लोग अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, जबकि राहुल गांधी को 95% लोगों ने सपोर्ट किया है। अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।